Good morning, students. I'm Aman Kumar Singh, and today's we discuss about the chapter name, that is transportation in organism. ऑर्गेनिज्म में किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, स्पेशली ह्यूमंस के केस में हम ट्रांसपोर्टेशन देखेंगे कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम किस तरीके से काम करता है. तो ट्रांसपोर्टेशन एक्चुअल में है क्या? ब्लड सर्कुलेशन मीन्स ट्रांसपोर्टेशन एक्चुअल में जितने भी अलग अलग टाइप के सब्सटेंसेज है बॉडी में, उन सब्सटेंसेस का एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक लोकेट किया जाना या एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जाने के प्रोसेस को हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं. तो ट्रांसपोर्टेशन जहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन हो किसके थ्रू रहा है? एक कोई मीडियम होगा जिसके थ्रू ये ट्रांसपोर्टेशन वाला प्रोसेस हो रहा है. तो यहाँ ट्रांसपोर्टेशन को हम क्लियर करेंगे किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन कंप्लीट हो रहा है. तो सबसे फर्स्ट है सर्कुलेटरी सिस्टम की हम बात कर रहे हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस में सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है. तो यहाँ पर हम पूरा अगर नाम इसका बोलें तो फिर ये क्या हो जाएगा? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन में ब्लड का सर्कुलेशन. तो जनरली जो सर्कुलेशन है हमारे बॉडी में वह दो अलग अलग टाइप के सब्सटेंसेस का होता है. सबसे फर्स्ट मतलब जनरली फ्लूइड का होता है. सर्कुलेशन किसका होना है? फ्लूइड का. तो फ्लूइड में क्या है इंपॉर्टेंट है जो कि हमारे बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है, दैट इज़ ब्लड. एंड सेकंड वन इज़ लिम्फ, यानी पहला ब्लड होगा और दूसरा जो फ्लूइड है वह क्या होगा? लिम्फ होगा. जैसे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू सर्कुलेट होता है, वहीं जो दूसरा लिम्फ है वह लिम्फेटिक सिस्टम, यानी दो अलग अलग टाइप के सिस्टम्स हमारे बॉडी में काम करते हैं, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम एज वेल एज लिम्फेटिक सिस्टम. तो इन दोनों में सबसे फर्स्ट हम किसका डिस्कशन करेंगे? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का डिस्कशन करने वाले हैं. तो ये इस ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम एक्चुअल में हो क्या रहा है? यहाँ पर ये एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर कि ट्रांसपोर्टेशन होगा. ट्रांसपोर्टेशन मीन्स ट्रांसफर ऑफ अ सब्सटेंसेस फ्रॉम वन लोकेशन टू द अनदर लोकेशन. यही क्या है? ट्रांसपोर्टेशन है. तो जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वह ट्रांसपोर्टेशन किन सब्सटेंसेस का होगा? डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है. न्यूट्रिएंट्स का यानी जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट जहाँ से कि ग्लूकोज मिल रहा है, इसके अलावा प्रोटीन है, फैट है, विटामिन्स, मिनरल्स, दीज आर द न्यूट्रिएंट विच आर ट्रांसपोर्टेड. देन वेस्ट प्रोडक्ट भी हमारे पास है, वेस्ट का भी ट्रांसपोर्टेशन होगा. वेस्ट जो प्रोडक्ट है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, ये जो हमारे बॉडी में फॉर्म्ड हो रहे हैं, जो बॉडी में बन रहे हैं, इन वेस्ट प्रोडक्ट का भी ट्रांसपोर्टेशन होना है और ये ट्रांसफ़र करके हमारे बॉडी से एलिमिनेट किए जाते हैं. इसके अलावा कुछ हमारे बॉडी में जो हार्मोन्स हैं, हार्मोन्स का ट्रांसपोर्टेशन, इसके अलावा गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन, ये सभी जितने भी अलग अलग टाइप के सब्सटेंसेस हैं उन सभी सब्सटेंसेस का जो ट्रांसपोर्टेशन है, इन सभी चीज़ों को कौन ट्रांसपोर्ट कर रहा है? ब्लड. इन सभी चीज़ों को कौन ट्रांसपोर्ट कर रहा है? ब्लड कर रहा है. यानी ब्लड में ये सभी चीज़ें प्रेजेंट हैं. अब ब्लड होता क्या है? व्हाट इज़ ब्लड? ब्लड अगर हम देखते हैं तो ब्लड एक फ्लूइड है. ब्लड क्या है? ब्लड इज़ अ फ्लूइड. ब्लड क्या है? ब्लड इज़ अ फ्लूइड. इट इज़ इंक्लूडेड इन कनेक्टिव टिश्यू. हम अगर हमारे बॉडी में टिश्यूज़ की बात करते हैं तो टिश्यूज़ हमारे बॉडी में चार अलग अलग टाइप के टिश्यूज़ हैं. जनरली सबसे फर्स्ट हमारा जो टिश्यू होगा जो कि हमारा स्किन बनाता है, दैट इज़ एपिथेलियल टिश्यू. उसके बाद जो हमारा दूसरा टिश्यू है, जैसे हमारे बॉडी में जो प्रेजेंट ब्लड है, ब्लड के अलावा जो कार्टिलेज हैं, टेंडॉन्स हैं, ये सभी जितने भी हमारे पास अलग अलग टाइप के इंटरनल पार्ट्स हैं वह किस में इंक्लूड हो जाएंगे? कनेक्टिव टिश्यूज़ में. तीसरा पार्ट है मस्कुलर टिश्यू जो कि मसल्स बनाते हैं, जैसे स्ट्राइटेड मसल्स है, नॉन स्ट्राइटेड मसल्स है. इसके अलावा कार्डियक मसल है. तो मस्कुलर कुछ टिश्यूज़ हो गए. और फाइनली एक और हमारे पास टिश्यूज़ है, दैट इज़ नर्वस टिश्यू. यानी ये चार अलग अलग टाइप के टिश्यूज़ हैं. तो ब्लड को हम किस टाइप का टिश्यू हम मानते हैं? ब्लड इज़ अ कनेक्टिव टिश्यूज़. हमारे बोन्स, अगर हम अपने बोन्स की बात करते हैं तो हमारा बोन्स किस टाइप का टिश्यू होगा? वो भी कनेक्टिव टिश्यू ही है. बोन्स मीन्स आवर बोन्स इज ऑल्सो बी अ कनेक्टिव टिश्यू. तो यहाँ पर जो ब्लड है, ब्लड इज ऑल्सो बी अ कनेक्टिव टिश्यू. इसके नाम से ही ये चीज़ें पता चल रहा है, इसके नाम से ये पता चल रहा है कि कनेक्ट करता है. कनेक्टिव टिश्यू हम कह क्यों रहे हैं? क्योंकि ऐसे सभी पार्ट, हमारे बॉडी के ऐसे सभी पार्ट जो कि एक पार्ट को दूसरे पार्ट से कनेक्ट करने का काम करते हैं, उनको हमने कनेक्टिव टिश्यू में रखा है. जैसे ब्लड क्या करता है? ब्लड हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को कनेक्ट करने का काम करता है. इस वजह से ब्लड इज़ अ कनेक्टिव टिश्यूज, वेयर इज बोन्स इज ऑल्सो बी अ कनेक्टिव टिश्यूज. तो इस तरीके से हमने ये ब्लड को समझा है कि ब्लड एक्चुअल में है क्या. अब ब्लड का कंपोजिशन देखते हैं कि ब्लड का एक्चुअल में कंपोजिशन क्या होता है.
ब्लड का कंपोजिशन, यानी ब्लड में क्या क्या प्रेजेंट है। हमें ब्लड रेड कलर का दिखाई देता है, एक्चुअल में वो रेड कलर जो है वो क्या पूरा हमारा ब्लड ही है, मतलब एक्चुअल में रेड होने का कारण क्या है, रेड क्यों है हमारा ब्लड, इसका हम रीज़न अभी देखेंगे कि क्यों रेड है। अब इसको हम अगर क्लासीफाई करें कंपोजिशन के बेसिस पर तो दो अलग अलग पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है ब्लड प्लाज्मा और दूसरा है ब्लड सेल्स। यानी फर्स्ट है ब्लड प्लाज्मा और दूसरा है ब्लड सेल्स। तो जो ब्लड प्लाज्मा का जो परसेंटेज होगा वह 55% है और इसके अलावा जो ब्लड सेल्स हैं वह 45% में है। यानी जितना भी हमारा वॉल्यूम है, हमारे ब्लड का जो वॉल्यूम होगा उस वॉल्यूम का 55% ब्लड प्लाज्मा होता है और इसके अलावा 45% क्या होता है, 45% ब्लड सेल्स होता है। अब ब्लड प्लाज्मा और ब्लड सेल्स अपने डिफरेंस यहाँ पर क्लियर करना है कि एक्चुअल में इनमें डिफरेंसेस क्या है, ब्लड प्लाज्मा क्या होता है, इसके अलावा ब्लड सेल्स क्या होता है, ये दोनों चीज़ें सेम है कि दोनों में डिफरेंस है। तो सबसे फर्स्ट ब्लड प्लाज्मा का अगर हम कलर देखते हैं तो इसका कैसा कलर होगा, पेल येलो कलर। पेल येलो कलर का मतलब क्या होता है, पेल येलो कलर मतलब हल्के पीले रंग का है, हल्के पीले रंग का, या स्ट्रॉ कलर्ड भी आप बोल सकते हैं। इसको हम क्या कह सकते हैं, स्ट्रॉ कलर्ड हम कह सकते हैं, इसको हम क्या कह सकते हैं, स्ट्रॉ कलर्ड। तो हल्के पीले रंग का एक फ्लूइड है, उस फ्लूइड में क्या प्रेजेंट होगा, यानी एक्चुअल में जो ब्लड हमें फ्लोटिंग कंडीशन में दिख रहा है उस फ्लोट करने का कॉज क्या है, उसके अंदर प्रेजेंट फ्लूइड दैट इज प्लाज्मा। अब इस प्लाज्मा में क्या प्रेजेंट होगा, ऑल दीज सेल्स आर प्रेजेंट इन प्लाज्मा, यानी जितने भी सेल्स हैं अलग अलग टाइप के जो हमारे पास सेल्स हैं वो सभी सेल्स कहाँ प्रेजेंट होंगे, इस ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट होंगे। अब ब्लड सेल्स में ये तीन अलग अलग कैटेगरीज इंक्लूड हो जाएंगी। अब वो कौन सी कैटेगरीज हैं जो कि ब्लड प्लाज्मा में इंक्लूड हो रही हैं, मतलब ब्लड सेल्स में इंक्लूड हो रही है, दैट इज आरबीसीज, सेकंड डब्ल्यूबीसीज एंड थर्ड ब्लड प्लेटलेट्स, ब्लड प्लेटलेट्स। तो ये हमारे पास कुछ पार्ट हैं, यानी तीन अलग अलग हमारे पास टाइप के ब्लड सेल्स हैं, यानी जो ब्लड सेल्स होंगे उनको हमने कैटेगराइज कर दिया तीन अलग अलग पार्ट में, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड ब्लड प्लेटलेट्स। आरबीसीज रेड ब्लड सेल्स हैं या रेड ब्लड कार्पसल्स कह सकते हैं, इसके अलावा डब्ल्यूबीसीज वाइट ब्लड सेल्स या वाइट ब्लड कार्पसल्स एंड थर्ड वन इज ब्लड प्लेटलेट्स। तो ये तीन अलग अलग हमारे पास ब्लड सेल्स होंगे एंड दीज थ्री डिफरेंट टाइप्स इज फ्लोटिंग इन द फ्लूइड दैट इज कॉल्ड एज ब्लड प्लाज्मा। यानी यह जो ब्लड प्लाज्मा है इसी ब्लड प्लाज्मा में आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड ब्लड प्लेटलेट्स प्रेजेंट होते हैं। एंड ब्लड प्लाज्मा जो हम येलो कलर का देख रहे हैं, पेल येलो कलर का जो हम ब्लड प्लाज्मा देख रहे हैं, एक्चुअल में इसका कंपोजिशन क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है। आपने ब्लड देखा, ब्लड में हमने दो पार्ट कैटेगराइज कर दिया, प्लाज्मा हम देख रहे हैं, इसके अलावा ब्लड सेल्स देख रहे हैं। तो जब हम ब्लड प्लाज्मा की बात करते हैं तो ब्लड प्लाज्मा में यानी जितने भी सब्सटेंसेस आएंगे, यानी जितने भी सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्टेशन किया जा रहा है किसके थ्रू, ब्लड के थ्रू, वह सभी चीज़ें कहाँ प्रेजेंट होंगी, ब्लड के फ्लूइड पार्ट में प्रेजेंट होगा, मतलब प्लाज्मा में प्रेजेंट होगा। यानी वह न्यूट्रिएंट हो, मतलब बेनिफिशियल प्रोडक्ट और हार्मफुल प्रोडक्ट, ऑल दीज प्रोडक्ट इज प्रेजेंट इन आवर ब्लड प्लाज्मा विच आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस। यानी वह सभी चीज़ें जो कि हमारे बॉडी में एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक लोकेट की जाती हैं, वह सभी चीज़ें हमारे ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है। यानी जनरली हमारे पास जो एंटी कोआगुलेंट सब्सटेंस है, इसके अलावा जो न्यूट्रिएंट हैं, गैसेज हैं और हार्मोन्स हैं, एंजाइम्स हैं, ये जितने भी पार्ट हैं, मतलब जितने भी अलग अलग टाइप के फ्लूइड हैं, वह सभी फ्लूइड कहाँ प्रेजेंट होंगे, ऑल दीज टाइप ऑफ सब्सटेंसेस इज प्रेजेंट इन आवर ब्लड प्लाज्मा। यानी ये सभी सब्सटेंसेस कहाँ प्रेजेंट होंगे, हमारे ब्लड प्लाज्मा में। तो ये हमारा सबसे पहला कंपोनेंट हम देख रहे हैं, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का सबसे पहला इंपॉर्टेंट कंपोनेंट दैट इज ब्लड विच आर ट्रांसपोर्टेड। यानी सर्कुलेटरी सिस्टम हम पढ़ रहे हैं, तो सर्कुलेटरी सिस्टम में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वह क्या है, ब्लड है। अब यह ब्लड जो है हमारे बॉडी में एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक किसके थ्रू जाएगा, कोई एक रास्ता होना चाहिए, कोई चैनल होना चाहिए जिसके थ्रू ये ब्लड एक जगह से दूसरे जगह पास करेगा। तो वह कौन सा चैनल है, दीज channel is called as a blood vessels. This channel is called as blood vessels. तो blood vessels हम किसे कह रहे हैं कि एक प्लेस पर अगर जो ब्लड है उस ब्लड को किसी दूसरे लोकेशन में भेजना है तो वह किसी एक पाथ से, किसी रास्ते से होकर जाना है उसको। तो वह जो रास्ता है, वह जो पाथ है जहाँ से कि ब्लड सर्कुलेट करता है, यानी हमारे बॉडी में पूरा हमारे टॉप से लेकर बॉटम तक ब्लड का सर्कुलेशन चल रहा है। तो सर्कुलेशन करने के लिए क्या प्रेजेंट होंगे, ब्लड वेसल्स, यानी पाइप लाइक स्ट्रक्चर विच प्रेजेंट इन आवर होल बॉडी। यानी जैसे घर में
घर में क्या कंडीशन होगा, घर में हमने पाइपलाइन बिछाया हुआ है कि हर जगह टैप लगा होगा, नल लगा होगा, और नल में पानी कैसे आ रहा है, पाइप से आ रहा है। तो अगर पाइप नहीं होती तो जो टैंक है, टैंक जहाँ की पानी भरा हुआ है, वहाँ से हमारे पूरे घर में जो पानी का सप्लाई हो रहा है, तो हम टैंक जो हमारे पास है वह टैंक एक अलग हो गया, उसमें जो पानी है वह क्या हो गया, हम ब्लड एज कंसीडर कर सकते हैं। और वो जो ब्लड है वो पूरे हमारे बॉडी में कैसे ट्रांसपोर्ट होगा, पाइपलाइन सिस्टम से ट्रांसपोर्ट होगा। दिस पाइपलाइन सिस्टम इज कॉल्ड एज अ ब्लड वेसल। तो ब्लड वेसल 3 अलग अलग कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं। ब्लड वेसल 3 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज आर्टरी, सेकेंड वन इज वेन्स एंड थर्ड वन इज कैपिलरीज। यानी आर्टरी, वेन्स एंड कैपिलरीज, ये 3 अलग अलग टाइप की वेसल हैं जो कि हमारे पूरे बॉडी में फैली हुई हैं और वह ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करती हैं। मीन्स दीज ब्लड वेसल इज द सेकेंड कंपोनेंट ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो 3 अलग अलग कंपोनेंट होंगे। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में कितने कंपोनेंट हम पढ़ेंगे, 3 कंपोनेंट पढ़ेंगे। पहला कंपोनेंट हमने क्या देखा, फर्स्ट कंपोनेंट इज ब्लड, दैट इज अ फ्लूइड which are transported different substances. Then second, through which these fluid is ट्रांसपोर्ट, मीन्स जो ये फ्लूइड है वह फ्लूइड लोकेट हो रहा है या ट्रांसपोर्ट हो रहा है, वह किसके थ्रू हो रहा है, ब्लड वेसल्स के थ्रू हो रहा है। तो ब्लड वेसल इज अ सेकंड कंपोनेंट, ब्लड इज अ फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, वेयर एज ब्लड वेसल इज अ सेकंड कंपोनेंट, एंड थर्ड कंपोनेंट दैट इज हार्ट। हार्ट इज द थर्ड कंपोनेंट ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का जो तीसरा कंपोनेंट है वह क्या है, हार्ट है। तो हार्ट एक्चुअल में होता क्या है, हार्ट इज अ पंपिंग डिवाइस। हार्ट इज मीन्स एक्चुअल में हार्ट का फंक्शन क्या है, तो हार्ट का हम फंक्शन डिस्कस करेंगे तो हम बता सकते हैं कि हार्ट क्या काम करता है, ब्लड को पंप करने का काम करता है। ब्लड को पंप करने का काम किसका है, हार्ट का है। तो जनरली आप एक एग्जांपल के थ्रू ये समझ सकते हैं कि हमारे पास जो घर में मोटर पंप लगा हुआ है, मोटर पंप कम समरसेबल हो, मोटर पंप हो, उनका काम है क्या, जो भी ग्राउंड वाटर है उस ग्राउंड वाटर को फोर्स लगाकर लिफ्ट करना, उठाना, और फिर फोर्सफुली उनको थ्रोन करना, आगे की तरफ भेजना, कहाँ के लिए, स्टोरेज के लिए, टैंक में, या घर में वाटर की सप्लाई के लिए। मतलब बीच में केवल लगा है, ऐसा तो है नहीं कि जो मोटर पंप लगा है वो खुद वाटर को प्रोड्यूस कर रहा है। प्रोड्यूस करना उसका काम नहीं है, उसका काम क्या है, लिफ्ट करके थ्रोन करना, लिफ्ट करना, थ्रोन करना। उठा रहा है ग्राउंड वाटर को और फिर आगे की तरफ थ्रोन कर रहा है, आगे की तरफ पाइपलाइन सिस्टम में वो भेज रहा है। यही काम किसका है, यही काम मोटर पंप का है। तो जो मोटर पंप काम कर रहा है केवल लिफ्ट करके आगे थ्रोन कर दे रहा है, हमारा हार्ट उसी तरीके से काम कर रहा है। हार्ट में क्या हो रहा है, हार्ट में जो ब्लड पहुंचेगा उस ब्लड को फोर्सफुली हमारे बॉडी में लगातार जो ब्लड का सर्कुलेशन चल रहा है, तो ये सर्कुलेशन क्या है, उसमें स्पीड है। जो सर्कुलेशन चल रहा है उसमें क्या होगा, स्पीड होगा। स्पीड जनरेट करने के लिए कोई पार्ट होना चाहिए, तो स्पीड जनरेट कौन करता है, लगातार वो स्पीड बना हुआ है। ऐसा नहीं कि वो मोमेंट हो रहा है ब्लड का, कुछ समय बाद वो मोमेंट स्लो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मतलब वो जो मोमेंट हो रहा है वह रैपिड उसी तरीके से लगातार चलते रहेगा। इतने फास्ट रैपिड, मतलब उसका स्पीड इसी तरीके से कॉन्टिन्यूअस चलता रहेगा। तो एक्चुअल में इस टाइप के कॉन्टिन्यूअस स्पीड का रीज़न क्या है, यानी इतना फोर्स जनरेट हो रहा है, इस फोर्स को जनरेट कौन करता है, लगातार ब्लड का सर्कुलेशन कॉन्टिन्यूअस क्यों है, इसका रीज़न है हार्ट। हार्ट लगातार ब्लड को क्या करेगा, पंप करते रहेगा। फोर्सफुली जब पंप करता है देन वह ब्लड जो हार्ट में प्रेजेंट है वो बाहर की तरफ थ्रोन किया जाएगा, फेंका जाएगा, और पूरे बॉडी में बहुत फोर्सफुली वह ब्लड हमारे बॉडी में सर्कुलेट करेगा। तो इस तरीके से ब्लड जो हार्ट है, हार्ट का मेन फंक्शन क्या हो जाएगा, इट पंप्स आवर ब्लड इन होल बॉडी। पूरे बॉडी में ब्लड को पंप करने का काम एक्चुअल में किसका होगा, हार्ट का होगा। मीन्स दीज आर द थ्री कंपोनेंट ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं। तो ये सिस्टम यानी कंपोजिशन ऑफ ऑर्गन्स, यानी ऑर्गन्स का कंपोजिशन है। ऑर्गन्स को मतलब कई सारे ऑर्गन्स जहाँ पर कि ब्लड एक हमारे पास कंपोनेंट हो गया, दूसरा ब्लड वेसल हो गया, तीसरा हार्ट हो गया। इन तीनों अलग अलग टाइप के कंपोनेंट होने की वजह से इसको हम क्या कहते हैं, सिस्टम कहते हैं। सिस्टम कहने का एक्चुअल में रीज़न है, कभी भी सिस्टम एक किसी पार्ट को हम सिस्टम नहीं कह देंगे। हम किसी भी एक पार्ट को, जैसे हम अपने बॉडी में हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ आप पढ़ रहे हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारा जो पूरा सिस्टम होगा इनहेल और एक्सहेल करने में जितने हमारे बॉडी पार्ट्स इंक्लूड होंगे, उन पूरे बॉडी पार्ट्स को
एक साथ मिलाकर अगर जब हम बात करते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। इसके अलावा जो एक्सक्रेटरी सिस्टम होगा, जब हमारे बॉडी में जो वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है, वेस्ट को प्रोड्यूस करने में, वेस्ट बनाने में, वेस्ट को एलिमिनेट करने में जितने ऑर्गन्स काम कर रहे हैं उन सभी ऑर्गन्स को एक साथ इन्वॉल्व करके हम क्या कहते हैं, एक्सक्रेटरी सिस्टम कहते हैं। तो सिस्टम एक्चुअल में ग्रुप है, मतलब एक सिंगल पर्टिकुलर किसी एक ऑर्गन की बात नहीं हो रही है, वो पूरे एक ग्रुप की बात हो रही है जहाँ पर कि बहुत सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व होंगे किसी एक पर्टिकुलर या स्पेसिफिक फंक्शन को करने के लिए। किसी भी एक स्पेसिफिक फंक्शन को कंप्लीट करने के लिए जब कई सारे ऑर्गन्स एक साथ काम करते हैं देन उसको हम क्या इंडिकेट करेंगे, दिस इज इंडिकेटेड एज अ सिस्टम, यानी उसको हम क्या कह सकते हैं, सिस्टम। और जिस टाइप का स्पेसिफिक फंक्शन होगा उसके बेसिस पर, जैसे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, यहाँ ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है, देन ब्लड के सर्कुलेशन के लिए कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं, दैट रिप्रेजेंट एज अ और दैट कंसिडर्ड एज अ सिस्टम। तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इस तरीके से हम बता सकते हैं। तो कंपोनेंट अगर आपसे पूछा जाएगा कि हाउ मेनी कंपोनेंट्स हैज द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, दैट इज 3 कंपोनेंट। 3 अलग अलग कंपोनेंट्स होंगे जिसमें कि ब्लड होगा, ब्लड फर्स्ट इज ब्लड, सेकंड ब्लड वेसल एंड थर्ड वन इज हार्ट। तो ये हमारे पास कुछ इंट्रोडक्शन था कि सर्कुलेटरी सिस्टम एक्चुअल में होता क्या है। अब यहाँ आप देखेंगे कि जो ब्लड है, ब्लड यहाँ बताया गया है कि रेड कलर्ड फ्लूइड है दैट फ्लोज एंड सर्कुलेट इनसाइड आवर बॉडी इज कॉल्ड एज ब्लड, यानी हमारे बॉडी में जो एक फ्लूइड है जो कि पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है, उस सर्कुलेट होने वाले पार्ट को, या वो जो ब्लड मतलब एक्चुअल में जो फ्लूइड हमारे पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है या फ्लो हो रहा है, उस पार्ट को हम क्या कहते हैं, ब्लड कहते हैं। तो एक्चुअल में वो अलग अलग टाइप के सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये अलग अलग परसेंटेज है, 55% एंड 45% इज द अदर कंपोनेंट। एक्चुअल में जो हमारे पास जितने भी ये ब्लड के 3 मतलब ब्लड सेल्स तो 3 अलग अलग टाइप्स हो गए, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। इसके अलावा जो हमारा प्लाज्मा है, प्लाज्मा एक अलग पार्ट हो गया, यानी प्लाज्मा हो गया और ब्लड सेल्स हो गया। ब्लड सेल्स अगेन कैटेगराइज इनटू 3 डिफरेंट पार्ट। अब इनका कुछ फंक्शन समझ ले रहे हैं कि इनका एक्चुअल में फंक्शन क्या है। तो प्लाज्मा है वो अलग अलग टाइप के सब्सटेंसेस को कंटेन किया हुआ है, दैट इज हार्मफुल सब्सटेंस और बेनिफिशियल सब्सटेंस। यानी हार्मफुल सब्सटेंस हो, बेनिफिशियल सब्सटेंस हो, सभी सब्सटेंस कहाँ प्रेजेंट होंगे, ऑल दीज सब्सटेंसेस इज प्रेजेंट इन प्लाज्मा। वेयर एज आरबीसीज का काम क्या होगा, रेड ब्लड सेल्स हैं, उनका एक्चुअल में फंक्शन क्या है, रेड ब्लड सेल्स, जो रेड ब्लड है वह हीमोग्लोबिन की वजह से है। हीमोग्लोबिन इज द कॉज ऑफ रेडनेस इन आवर रेड ब्लड सेल्स। यानी एक्चुअल में रेड ब्लड सेल्स रेड क्यों हैं, तो उसका एक्चुअल में कॉज क्या होगा, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में जो हीम है, हीम प्रोवाइड्स द कलर एंड ग्लोबिन इज अ प्रोटीन। हीमोग्लोबिन में हम 2 अलग अलग पार्ट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, हीम प्लस ग्लोबिन। तो हीम जो एक्चुअल में होता है वह हीम काम क्या करता है, हीम काम क्या करेगा, रेड पिगमेंट प्रोवाइड करेगा। वहीं जो ग्लोबिन का काम होगा, वह ग्लोबिन क्या है, ग्लोबिन एक प्रोटीन है। तो उस प्रोटीन और हीम एक दूसरे के साथ बाइंडेड होते हैं और ये क्या कहाँ प्रेजेंट होंगे, आरबीसीज के सेंटर में प्रेजेंट होंगे, जिसकी वजह से हम इनको क्या कहते हैं, इनको हम मतलब रेड ब्लड सेल्स जो हैं केवल हीमोग्लोबिन के प्रेजेंस की वजह से इनका कलर कैसा होगा, रेड होगा। एक्चुअल में इनका काम क्या है, ये तो रेडनेस का हमने कारण समझा। इसके अलावा इनका फंक्शन क्या होगा, इट कैरीज ऑक्सीजन, मीन्स इट कैरीज ऑक्सीजन। आरबीसीज एक्चुअल में क्या कैरी कर रहे हैं, मतलब आरबीसीज कैरी क्या करते हैं, ऑक्सीजन को। मीन्स आरबीसीज कैरी ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्टेड ऑक्सीजन फ्रॉम वन लोकेशन टू द अनदर लोकेशन। यानी आरबीसीज ही एक्चुअल में कॉज हैं किस चीज़ के लिए, ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए और हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने के लिए। अब एक क्वेश्चन हमारे माइंड में है कि जब हम मिक्सचर ऑफ गैसेस को इनहेल करते हैं, यानी जब हम सांस ले रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि केवल अगर आपसे पूछा जाएगा विच गैसेज इज कंपल्सरी फॉर आवर सर्वाइवल, हमारे सर्वाइवल के लिए कौन सी गैस हमें चाहिए, तो आंसर क्या होगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज कंपल्सरी फॉर आवर सर्वाइवल, यानी हमारे सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। बट ये ऑक्सीजन एक्चुअल में मिल कैसे रहा है, ऑक्सीजन हमारे बॉडी के, ऐसा तो है नहीं कि जो इन्वायरमेंट है उस इन्वायरमेंट का आप कंपोजिशन आपको मालूम होगा। इन्वायरमेंट का कंपोजिशन एक्चुअल में क्या है, नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन 78.08% है। इसके अलावा ऑक्सीजन का परसेंट आप देखते हैं तो 20.95% है। वहीं कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। वहीं अदर गैसेज हमारे पास 1% के अप्रॉक्स हैं। तो ये हमारे पास मेन कंपोजिशन आप देख रहे हैं कि नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा ऑक्सीजन जो है वह 20.95 यानी एवरेज 21% है।
तो 21% यानी ऑक्सीजन कम है, नाइट्रोजन ज़्यादा है। यानी जो मिक्सचर ऑफ गैसेज हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, जितना भी गैस है वह सब एक दूसरे से मिक्स है। ऐसा नहीं कि वहाँ पर ऑक्सीजन सेपरेट है और नाइट्रोजन अलग है, सब एक साथ मिला हुआ है। जब हम इनहेल करते हैं तो सभी गैसेज हमारे अंदर जा रहे हैं, वहाँ से हमारे बॉडी में केवल ऑक्सीजन पिक किया जाता है। ऐसा तो है नहीं कि नाइट्रोजन हम बॉडी में पिक कर ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड पिक कर ले रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो एक्चुअल में इसका रीज़न क्या है, हमारे बॉडी में जो कंपोनेंट हैं, जैसे हमने आरबीसी समझा, आरबीसी किसको कैरी करता है, केवल ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए, यानी ऑक्सीजन के साथ उसकी एफिनिटी है, उसकी दोस्ती किससे है, यानी आरबीसी की दोस्ती किससे है, केवल ऑक्सीजन से है। तो क्या किसी दूसरे को भी वह अपने साथ रख सकता है? जो दोस्त है वही तो जाएगा, बाकी को वह क्या कर देगा, बाकी को टाटा बाय बाय, मतलब उसको बाहर कर देगा, उसको अपने साथ नहीं रखेगा। तो जनरली कंडीशन यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ कंडीशन हो गया जब हमने इनहेल किया, तो इनहेल करने के बाद वह डायरेक्टली जितने भी गैसेस हमारे लंग्स में पहुँचे हैं उन लंग्स से अब ब्लड में पहुँचना है। तो ब्लड में क्या प्रेजेंट होगा, आरबीसीज प्रेजेंट होगा, दैट completely picks the all oxygen which present in mixture of gases। मिक्सचर ऑफ गैसेज में जितना भी ऑक्सीजन प्रेजेंट था वह किसके थ्रू पिक कर लिया जाएगा, आरबीसीज के थ्रू पिक कर लिया जाएगा। यही कारण है कि मिक्सचर ऑफ गैसेज में से हमारी बॉडी में क्या जाता है, केवल ऑक्सीजन जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट था। किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, आरबीसीज के बारे में बात कर रहे हैं। इसके अलावा वाइट ब्लड सेल्स, इट इज़ ऑल्सो बी कॉल्ड एज आर्मी ऑफ आर्मी ऑफ आवर बॉडी। हमारे बॉडी का आर्मी हम किसे कहते हैं, हमारा जो ब्लड है उस ब्लड में एक कंपोनेंट प्रेजेंट है, दैट इज WBCs, वाइट ब्लड सेल्स। ये वाइट ब्लड सेल्स अलग अलग टाइप्स के होते हैं, ग्रेनुलोसाइट, एग्रेनुलोसाइट, आगे की तरफ आप स्टडी करेंगे, आगे की तरफ नेक्स्ट क्लासेस में आप जाएंगे तो वहाँ पर इनका डिटेल आपको मिलेगा कि वहाँ पर आपको न्यूट्रोफिल देखने को मिलता है, बेसोफिल है, सिनोफिल है। इसके अलावा जो मोनोसाइट है, लिम्फोसाइट है, दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ WBCs में अलग अलग टाइप्स हैं। इनका एक्चुअल में कॉज क्या होता है, मतलब इनका एक्चुअल में फंक्शन क्या है, फंक्शन हम समझेंगे कि एक्चुअल में इनका फंक्शन क्या है। बाहर से जो भी हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड में इन्फेक्शन अगर पहुंच गया है, इन्फेक्शन माइक्रोब्स अगर पहुंच गए हैं, तब उन माइक्रोब्स को खत्म करने का काम किसका होगा, यानी इन्फेक्शन से हमें प्रिवेंट करते हैं। इन्फेक्शन से हमें क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। माइक्रोब्स जो भी हमारे ब्लड में अगर पहुँच जा रहे हैं तो उन माइक्रोब्स को इनगल्फ करके उनको डिस्ट्रॉय करने का काम किसका होगा, यानी हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। कौन प्रोटेक्शन हमें दे रहा है, वाइट ब्लड सेल्स हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो इस वजह से वाइट ब्लड सेल्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसी वजह से हम इनको आर्मी भी कह रहे हैं। आर्मी कहे जाने का रीज़न ही है कि हमारे बॉडी को फॉरेन पार्टिकल से, फॉरेन पार्टिकल मतलब जो बाहर चीज़ें प्रेजेंट है वो हमारे बॉडी के अंदर चली जाएंगी तो हमें नुकसान पहुंचाएंगी, हमारे ऑर्गन्स को डैमेज करेंगी। तो उन हार्मफुल एजेंट को खत्म करके हमारे बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम किसका होगा, WBCs का होगा। फिर नेक्स्ट है ब्लड प्लेटलेट्स। आप जनरली देखते होंगे कि ब्लड प्लेटलेट्स क्या होता है, कहीं भी अगर हमारा जो स्क्रैचेस होते हैं, कट्स होता है, तब उन कट होने के बाद वहाँ से ब्लीडिंग शुरू हो जाता है, ब्लीडिंग होता है। बट वह क्या ब्लीडिंग कंटिन्यूअस नॉन स्टॉप होगा, नॉन स्टॉप कंटिन्यूअस वो ब्लीडिंग चलते रहेगा, ऐसा नहीं है। वहाँ पर कुछ समय बाद वह क्या होगा, वहाँ पर क्लॉट्स बन जाएंगे, वहाँ पर मतलब ब्लड का क्लॉट दिखेगा, यानी जो खून है उस खून का थक्का बन जाएगा, मतलब ब्लड क्लॉट हो रहा है यानी खून रुक जा रहा है। तो एक्चुअल में रुकने का कारण क्या है, मतलब क्यों ब्लड क्लॉट हुआ है, यानी ब्लड कंटिन्यूअस फ्लो नहीं करते रह गया, वहाँ पर वो क्या हुआ, ब्लड क्लॉट हुआ है, यानी ब्लड रुक गया। एक्चुअल में उसका कॉज क्या था, उसका कॉज ब्लड प्लेटलेट्स है। ब्लड प्लेटलेट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लॉटिंग ऑफ आवर ब्लड, यानी हमारे ब्लड क्लॉट करने के लिए या ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ब्लड का कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज ब्लड प्लेटलेट्स। तो ये चार अलग अलग टाइप के जो कंपोनेंट्स हैं, इन सभी कंपोनेंट्स का हमने वन बाय वन करके फंक्शन समझा कि किस तरीके से ये हमारे बॉडी में फंक्शन करते हैं। अब प्लाज्मा के बारे में हमने चीज़ें समझी हैं कि प्लाज्मा एक्चुअल में क्या होता है। स्ट्रॉ कलर्ड हमने देखा है कि प्लाज्मा इज द क्लियर स्ट्रॉ कलर्ड लिक्विड portion of blood that remains after the red blood cells, white blood cells and platelets are removed। जब हम मतलब ऑब्जर्वेशन में बता रहा हूँ कि जनरली आप जब टेस्ट ट्यूब लेते हैं या कहीं भी पैथोलॉजी में जाएंगे जहाँ पर कि हमारा डायग्नोसिस होता है, हमारा जो सैंपल है ब्लड लिया जाता है, तो वो एक ट्यूब में लिया जाएगा, टेस्ट ट्यूब में लिया जाएगा। उसमें जब ब्लड फील कर लेते हैं तो कुछ देर तक अगर हम उसको छोड़ दें, ब्लड को कुछ देर तक छोड़ दें, तो उसमें जितने भी सेल्स होंगे वो नीचे की तरफ, अगर हमें देखना है कि अलग अलग पार्ट है या नहीं, ऐसा नहीं कि सभी पार्ट एकदम सेपरेट हैं, ऐसा नहीं कि वो सॉल्यूबल है, हमारे जो ब्लड सेल्स हैं वो फ्लूइड में मिले हुए हैं, यानी
सॉल्यूबल हैं, ऐसा नहीं है, वह इनसॉल्यूबल हैं, इनसॉल्यूबल इन आवर फ्लूइड। तो कुछ समय तक अगर हम उसको छोड़ देते हैं तो जो ब्लड सेल्स होंगे वो ब्लड सेल्स सेडिमेंट हो जाएंगे, नीचे की तरफ कलेक्ट हो जाएंगे, और जो फ्लूइड होगा वह फ्लूइड ऊपर की तरफ हमें दिखाई देगा। यानी अगर हमारे पास जो टेस्ट ट्यूब है उस टेस्ट ट्यूब में जो ब्लड होता है वह ब्लड नीचे की तरफ कलेक्ट हो जाता है, और जो भी फ्लूइड होगा यानी येलो कलर का, जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि स्ट्रॉ कलर या पेल येलो कलर में हमें क्या मिलता है, प्लाज्मा मिलता है, तो वह प्लाज्मा क्या होगा, ऊपर की तरफ हमें फ्लोट करते हुए दिखाई देगा। जैसे कि हम एक और एग्जांपल अगर देखें तो जैसे चूना और पानी आप अच्छे तरीके से मिक्स कर रहे हैं, तो चूना पानी आपने बढ़िया से मिला दिया, पूरा अभी पूरा बाल्टी जो दिख रहा है हमें वाइट दिख रहा है, बट रात भर के लिए उसको आपने छोड़ दिया, तो क्या होगा, जितना भी चूना होगा वह नीचे की तरफ डिपॉजिट हो जाएगा और ऊपर की तरफ क्लियर वाटर हमें दिखाई देगा। ऐसा नहीं है कि वो जो चूना था वह चूना क्या है, वाटर सोल्यूबल है, वाटर सोल्यूबल नहीं है, वहाँ पर वाटर इनसोल्यूबल है, पानी में वो नहीं घुलेगा। क्या होगा कंडीशन, जब तक हम मिला रहे हैं तब तक तो उसके पार्टिकल्स रोटेट हो रहे हैं, घूम रहे हैं उसमें, बट जहाँ हमने छोड़ा तो उनके जितने भी पार्टिकल्स होंगे, जो हैवी पार्टिकल्स होंगे, वो नीचे की तरफ सेडिमेंट हो जाएंगे, देन क्लियर वाटर वी कैन सीन एट द अपर लेवल ऑफ द बकेट। यानी बाल्टी में जो है ऊपर का लेयर जो होगा उसमें पानी हम क्लियर तरीके से देख सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि टेस्ट ट्यूब में जो अलग अलग कंपोनेंट है वह अलग अलग कंपोनेंट अलग अलग हमें होते हुए दिखाई देंगे जब हम उनको थोड़ी देर तक के लिए, कुछ समय के लिए छोड़ देंगे। तो जो भी उसमें हैवी पार्टिकल्स होगा, हैवी यानी जो सेल्स होंगे वह नीचे की तरफ आ जाएंगे, और वहीं जो लाइट है, हल्के हैं, मतलब जनरली जो लिक्विड होगा वह लिक्विड ऊपर की तरफ ही फ्लोट करते हुए यानी येलो कलर का हमें क्लियर दिखाई देगा। मीन दिस येलो पार्ट ऑफ द ब्लड इज कॉल्ड एज प्लाज्मा, दिस येलो कलर पार्ट ऑफ द ब्लड इज कॉल्ड एज प्लाज्मा। तो अब प्लाज्मा और ये चीज़ें हमने देख लिया, और 55% तो प्लाज्मा था। देन आरबीसीज जो है 44% है, और वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स दोनों को मिला दे तो 1% होगा, ये इसका कंपोजिशन है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने समझा है कि हीमोग्लोबिन रेड कलर का कारण होता है। इसके अलावा ये कैरी क्या करता है, इट कैरीज ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन को बॉडी में, मतलब ऑक्सीजन को कैरी करके बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। फिर वाइट ब्लड सेल्स की अगर हम बात करते हैं तो हमारे बॉडी को डिजीज से प्रिवेंट करता है, फॉरेन इन्वेडर्स, और फॉरेन इन्वेडर्स से हमें बचाता है और हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है और उनको ख़त्म कर देता है। जो फॉरेन इन्वेडर्स हैं यानी वाइट ब्लड सेल्स, ये आप देख रहे हैं डायग्राम में, और इसके अलावा ये फॉरेन पार्टिकल्स है, बैक्टीरिया है, ग्लूटेन्स है, इस टाइप के जो भी पार्टिकल्स होंगे, इस टाइप के जर्म्स होंगे, इन जर्म्स से प्रोटेक्ट करने का काम किसका होगा, वाइट ब्लड सेल्स का होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है ब्लड प्लेटलेट्स की अगर हम बात करते हैं तो कहीं से भी अगर जैसे ये ब्लड क्लॉट है, यहाँ पर दिखाया गया है कि ब्लड क्लॉट यानी खून का थक्का, मतलब जो हमारा ब्लड है उसका क्लॉट बन जा रहा है, थक्का बन जा रहा है। एक्चुअल में ये क्लॉट बनने का कारण क्या है, क्लॉट बनने का कारण प्लेटलेट्स है, यानी प्लेटलेट्स को हम क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट। इसी अगर थ्रोम्बोसाइट दिया हुआ है तो अगर इसको ब्लड प्लेटलेट्स को अगर आप थ्रोम्बोसाइट कह रहे हैं तो आरबीसीज को क्या कहेंगे, आरबीसीज इज कॉल्ड एज ए इरिथ्रोसाइट, एंड दूसरा जो डब्ल्यूबीसीज है, डब्ल्यूबीसीज को हम क्या कहेंगे, लिम्फोसाइट कहेंगे। तो इरिथ्रोसाइट, लिम्फोसाइट एंड थर्ड इज थ्रोम्बोसाइट। मतलब इनका अगर अदर नेम अगर पूछा जाए, आरबीसीज तो रेड ब्लड सेल्स आपको पता ही है, अगर इनका अदर नेम पूछा जाए या केमिकल नेम पूछा जाए तो इरिथ्रोसाइट आप बता सकते हैं। इरिथ्रोसाइट इज द केमिकल नेम ऑफ द आरबीसीज, वेयर एज डब्ल्यूबीसीज का अगर नाम अदर नेम पूछा जाता है तो आप क्या बताएंगे, लिम्फोसाइट। और वहीं जो प्लेटलेट्स हैं उस प्लेटलेट्स का जो हमारे पास प्लेटलेट्स को हम क्या कह सकते हैं, थ्रोम्बोसाइट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, थ्रोम्बोसाइट। तो ये जनरली इनका स्ट्रक्चर बताया गया है, स्मॉल कलरलेस सेल है जो कि हमारे बॉडी के मतलब ब्लड में ये फ्रेगमेंट के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। एक्चुअल में ये क्या मतलब इनका फंक्शन क्या है, क्लॉट्स बनाने का इनका फंक्शन है ब्लड को, ब्लड जो ब्लड फ्लो कर रहा है उस ब्लड को, जो फ्लोइंग ब्लड है उसको रोकने में ये हमें हेल्प करते हैं, मतलब ब्लड के फ्लो को रोकने में ये हेल्प करते हैं। अब फाइनली ब्लड वेसल्स की हम बात कर रहे हैं तो ब्लड वेसल्स में आप जनरली देख रहे हैं कि आपके पास क्या है, आर्टरीज हैं और ये वेन्स हैं। क्लियर, एक चीज़ ध्यान रखेंगे, हमने 3 अलग अलग ब्लड वेसल्स की बात कर रहे हैं। ब्लड वेसल्स एक्चुअल में इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हो जाता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का। क्यों इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, इसका कारण ये है कि यह ब्लड जो हमारे बॉडी में एक फ्लूइड है, वह फ्लूइड का जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, वह ट्रांसपोर्टेशन किसकी वजह से हो रहा है, इन्हीं वेसल्स की वजह से हो रहा है। एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट कौन से मीडियम की वजह से हो रहा है, ब्लड ये वेसल्स की वजह से हो रहा है। अब इन 3 अलग अलग टाइप के वेसल्स की अगर हम डिस्कशन करें, 3 अलग अलग टाइप के वेसल्स का, आर्टरीज हम देख रहे हैं, इसके अलावा
जो दूसरा है वेंस है, और थर्ड जो हमारे पास है कैपलरीज हैं। इनका अगर हम इनको अगर डिवाइड करते हैं और इनका अगर डिटेल अगर हम समझें तो यहाँ पर ये देखेंगे कि ये आर्टरीज हैं। तो आर्टरीज जो यहाँ पर रेड पार्ट प्रेजेंट है ये क्या करती हैं, ऑक्सीजन रिच ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन करती हैं। ये क्या काम करेंगी, ऑक्सीजन रिच ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन। दूसरा हमारे पास जो ये ब्लू कलर के वेसल्स दिखाई दे रहे हैं, इन वेसल्स को हम क्या कहेंगे, इन वेसल्स को हम दूसरा वेन्स कह सकते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, वेन। और ये किस टाइप के ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड का। इसको हम क्या कह सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन करती हैं कौन, वेन्स। इसके अलावा ऑक्सीजन रिच ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन कौन कर रहा है, ये आर्टरीज कह रही। आर्टरीज का काम क्या होगा, ऑक्सीजन रिच ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन। अब यहाँ पर ये जो बीच में जो प्रेजेंट है इनको हम क्या कहते हैं, दीज आर द जंक्शन बिटवीन आर्टरीज एंड वेंस। आर्टरीज और वेंस के बीच में यह जंक्शन या कनेक्टिंग लिंक का काम कर रही हैं। तो ये जो कनेक्टिंग लिंक है, दिस कनेक्टिंग लिंक इज कॉल्ड एज कैपलरीज। तो एक सीरीज में बता रहा हूँ कि सबसे फर्स्ट आर्टरीज हैं, इनके जो फाइन ब्रांचेज होंगे, जैसे ये फाइन ब्रांचेज अभी हमारे पास 4 दिख रहे हैं, ये जो 4 फाइन ब्रांचेज हैं। तो आर्टरी से आगे जो फाइन ब्रांचेज हैं इनको एट्रियोल कहेंगे। एट्रियोल और आगे की तरफ फाइन ब्रांचेज में कन्वर्ट हो गए, एक से ये आगे की तरफ और फाइन ब्रांचेस बनाते जा रहे हैं। तो ये जो ब्रांचेस होंगे ये कैपलरीज होंगे, ये बीच में कैपलरीज। तो आर्टरी, एट्रियोल, देन ये कैपलरी से फिर ये यूनाइट होंगे, एक साथ ये आ रहे हैं, एक साथ आकर फिर ये 4 बना, तो ये क्या हो जाएंगे, वेन्यूल हो जाएंगे, एंड फाइनली ये क्या हो गया, ये वेंस हो गया। तो इस तरीके से ये कन्वर्जन है। और यहाँ पर क्या होंगे, यहाँ पर स्लीट पोर प्रेजेंट होगा। स्लीट पोर यानी यहाँ पर जो भी न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है, दीज न्यूट्रिएंट इज सप्लाइड एट दिस ऑर्गन। यानी जहाँ पर भी कैपलरीज हैं, यानी कैपलरीज कहाँ होती हैं, हमारे ऑर्गन्स पे। आवर ऑर्गन्स नीड द डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट गैसेज। यानी हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं उन सभी ऑर्गन्स को न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है। तो जहाँ भी ऑर्गन होगा उस ऑर्गन पर क्या प्रेजेंट होंगे, कैपलरीज प्रेजेंट होंगे। वहाँ से वहाँ तक ये जो कैपलरीज हैं, मतलब जो आर्टरी से ब्लड आ रहा है, आर्टरी से जो ब्लड आ रहा है वो ब्लड पहुँचेगा कैपलरीज के पास, और कैपलरीज से जो स्लीट पोर्स हैं वहाँ से वो न्यूट्रिएंट बाहर की तरफ निकल के हमारे ऑर्गन्स को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। यानी उन चीज़ों को, मतलब वो चीज़ें हमारे ऑर्गन्स तक कैसे पहुँच रही हैं, कैपलरीज के थ्रू पहुँच रही हैं। यानी कैपलरीज में जो स्लीट पोर्स हैं, जो छोटे छोटे छेद हैं, कहाँ पे, कैपलरीज में, वहीं से सीव होकर छन कर जो भी न्यूट्रिएंट होगा वह न्यूट्रिएंट हमारे ऑर्गन्स को मिल जाएगा। और वहाँ जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा, वेस्ट प्रोडक्ट फिर से हमारे उसमें कैपलरीज में आ जाएगा, और कैपलरीज से आगे की तरफ किस में जाएगा, वेंस में चला जाएगा। यानी ये इस तरीके से ये सर्कुलेशन हो रहा है। मतलब ये हमारा एक डायग्रामेटिक व्यू है, जहाँ पर कि जो यूजफुल सब्सटेंस है, दिस यूजफुल सब्सटेंस इज कन्वर्टेड इनटू हार्मफुल सब्सटेंस। यानी यूजफुल हमारे ऑर्गन्स तक सप्लाई हो गया, और ऑर्गन्स में जो प्रोड्यूस हुआ हार्मफुल सब्सटेंस है, दिस अगेन कैरीज बाय द वेसल्स। यानी वेसल्स के थ्रू वो फिर से कैरी किए जाएंगे। तो इस तरीके से ये मतलब कैरी किया जाना, मतलब ड्रॉप करना फिर कैरी करना, ड्रॉप करना कैरी करना। ड्रॉप क्या हो रहा है, न्यूट्रिएंट को ड्रॉप किया जा रहा है, न्यूट्रिएंट को रिलीज किया जा रहा है, और जो भी वेस्ट होगा उस वेस्ट को कैरी किया जा रहा है। इस तरीके से ये कैपलरीज पे ही ये हो रहा है। कहाँ पर ये चीज़ें कन्वर्ट हो रही हैं, ये कैपलरीज पे। एंड फाइनली कैपलरीज से आगे की तरफ जब पहुँचा ये ब्लड, तो ये क्या है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। किस टाइप का ब्लड होगा, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसको हम क्या कह सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। किसको, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। यहाँ पर आप देखेंगे क्लियर तरीके से, आर्टरीज, एट्रियोल, कैपलरीज, वेन्यूल, वेन। यहाँ पर जो मैंने सीरीज बताया था उसी तरीके से ये एक सीरीज है, जहाँ पर कि आर्टरीज transforms into atriole, atriole again transforms into capillaries, capillaries united into venule, venules unite and forms the vessel that we called as veins। यानी वेंस को हम क्या कह सकते हैं, मतलब वेंस ऐसी वेसल्स हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती हैं। अगर आपसे डिफाइन करने के लिए क्या दिया जाए, आप क्या बताएंगे, फंक्शन के बेसिस पर आप बता देंगे, फंक्शन जैसा है उसी के हिसाब से तो आप बता देंगे कि जो ऑक्सीजन लेके जाती हैं उनको जो वेसल ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करती हैं दैट इज आर्टरी, जो कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन करती हैं दैट इज वेंस। इसी तरीके से आप बता देंगे।
अगर हम पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेंस की बात करें, पल्मोनरी आर्टरी, अभी हम देखेंगे पल्मोनरी आर्टरी कहाँ प्रेजेंट है। तो पल्मोनरी आर्टरी की अगर बात करते हैं, पल्मोनरी आर्टरी कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेयर इज पल्मोनरी वेंस कैरीज ऑक्सीजनेटेड। पल्मोनरी आर्टरी लगा हुआ है, तो आर्टरी तो आपके दिमाग में क्या है, आर्टरी आपके दिमाग में है ऑक्सीजन, बट ये क्या कैरी करता है, पल्मोनरी जो आर्टरी है वह क्या कैरी करता है, पल्मोनरी आर्टरी कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेयर एज पल्मोनरी वेंस कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये क्या कॉन्सेप्ट तो पूरा अपोजिट हो गया। जो आर्टरी ऑक्सीजन लेके जा रही थी, अब यहाँ पल्मोनरी आर्टरी अगर हमने बोल दिया, वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड लेके जा रहा है। अभी वेंस हम देख रहे थे, वेंस का जो फंक्शन देख रहे थे, फाइनली वेंस का हम फंक्शन क्या देख रहे थे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन। अगर पल्मोनरी वेंस अगर हमने लगा दिया तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन रिच ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन कर रही है, तो हम यहाँ पर तो उल्टा हो गया ना। तो अगर इस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं तो यहाँ पर ये चीज़ें गलत इंडिकेट हो जाएंगी। तो फाइनली एक डिफाइन करने का एक आपके पास बढ़िया जो वे होगा, ये बता सकते हैं कि हार्ट से ब्लड को जो दूर लेके जा रही हैं वेसल, हार्ट से ब्लड को दूर लेकर जो वेसल्स जा रही हैं, उन सभी वेसल्स को हम क्या कहते हैं, आर्टरी कहते हैं। ऑल द वेसल्स विच कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट इज कॉल्ड एज आर्टरी। आर्टरी हम किसको इंडिकेट करेंगे, जो भी वेसल ब्लड को हार्ट से दूर लेकर जा रही हैं उनको हम, जैसे हार्ट यहाँ पर प्रेजेंट है, अभी आगे की तरफ आप देखेंगे इनका मतलब फंक्शन हमने कुछ डिस्कस कर लिया, तो एक यहाँ पर मैं डायग्राम से आपको समझाते रहा हूँ, उसके बाद हार्ट के बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है। देखिए ये हार्ट है, तो हार्ट से ये दूर लेके जा रही हैं तो आर्टरी, यहाँ पे ये भी दूर लेके जा रही हैं, इस तरीके से सर्कुलेशन ये है। जो चीज़ अभी मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ, वहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बहुत कुछ नहीं है, बहुत आसान है, ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। अभी आर्टरी को मैंने डिफाइन किया कि आर्टरी हम किस चीज़ को कहेंगे, ऑल द वेसल विच कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, अवे फ्रॉम द हार्ट। तो हार्ट से ये ब्लड लेकर कहाँ जा रही हैं, बॉडी पार्ट्स तक। कहाँ जा रहा है, बॉडी पार्ट्स तक। ये हार्ट से फिर ब्लड कहाँ जा रहा है, ये लंग्स तक। तो दोनों केसेस में यहाँ पर जो ब्लड जा रहा है ये बाहर की तरफ बॉडी पार्ट्स में जा रहा है, हार्ट से फिर ब्लड ये निकला कहाँ पहुँच रहा है, लंग्स के पास, फॉर द प्यूरिफिकेशन। किसके लिए पहुँच रहा है, प्यूरिफिकेशन के लिए। तो इन दोनों को, यहाँ पर भी आर्टरी और यहाँ पर भी आर्टरी, तो जो भी वेसल हार्ट से ब्लड को दूर लेकर जाती हैं उनको आर्टरी कहते हैं। अब दूसरा, ऑल द वेसल विच कैरीज ब्लड, ऑल द वेसल विच कैरीज ब्लड टू द हार्ट, यानी ऐसे वेसल्स, कलर चेंज करके फिर यहाँ पर इंडिकेट कर देते हैं। यहाँ पर देखिए ये चीज़ें हैं कि ये जो वेसल हैं, ये जो वेसल होंगी, इन वेसल्स को हम क्या कहेंगे, द वेसल्स विच कैरीज ब्लड, द वेसल्स विच कैरीज ब्लड टू द हार्ट। अब यहाँ लंग्स से फिर ये कहाँ ब्लड आया, ये कहाँ आया, हार्ट के पास आया, लंग्स से हार्ट, यानी हार्ट की तरफ जो भी वेसल हार्ट की तरफ ब्लड को लेकर आने का काम करती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें वेंस कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, वेंस कहते हैं। यही क्या है, वेंस और आर्टरीज को डिफाइन करने का वे है। ये हम वेंस और आर्टरीज को कैसे डिफाइन करेंगे, ब्लड को दूर लेकर जा रही हैं, हार्ट से ब्लड को दूर लेकर जाया जा रहा है या ब्लड को वापस हार्ट के पास लाया जा रहा है, इसके बेसिस पर आर्टरीज और वेंस प्रेजेंट हैं। एंड फाइनली कैपिलरीज का काम क्या है, कैपिलरीज इज वर्क फॉर द एक्सचेंज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंसेज, यानी कैपिलरीज के पास ही अलग अलग टाइप के जो सब्सटेंसेज ब्लड में प्रेजेंट हैं उनका एक्सचेंज होता है, यानी न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट होते हैं, वेस्ट कैरी किया जाता है, न्यूट्रिएंट रिलीज किए जाते हैं एंड वेस्ट को कैरी किया जाता है। जो भी गैसेज हैं, जो यूज़फुल गैसेज हैं, उनको कहाँ छोड़ दिया जाएगा, ऑर्गन्स के पास। ऑर्गन्स कहाँ प्रेजेंट होंगे, ऑल द ऑर्गन्स मीन्स जितने भी हमारे बॉडी ऑर्गन्स हैं उन सभी ऑर्गन्स के पास क्या प्रेजेंट होगा, ये कैपिलरीज प्रेजेंट होगा। तो इन कैपिलरीज के पास, यानी ये जो कैपिलरीज प्रेजेंट है, दीज कैपिलरीज, ये जो कैपिलरीज होंगे, इन कैपिलरीज के पास ही क्या होना है, इन कैपिलरीज के पास ही एक्सचेंज होना है, एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट, एक्सचेंज ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज, एक्सचेंज ऑफ हार्मोन्स। तो हार्मोन्स को मतलब जनरली जितने भी चीज़ें हैं, जितने भी सब्सटेंसेज हैं, इन सभी सब्सटेंसेज को रिलीज़ किया जाना, और रिलीज़ करने के बाद जो भी हार्मफुल होगा उसको पिक करने का काम कहाँ हो रहा है, कैपिलरीज के पास हो रहा है। और फाइनली ये इंटरलिंक है, मीन्स कैपिलरीज इज द इंटरलिंक बिटवीन आर्टरीज एंड वेंस। आर्टरीज और वेंस के बीच में जो इंटरलिंक होगा वह क्या होगा, कैपिलरीज होगा। तो ये आर्टरीज और जो
आर्टरीज और वेंस को यहाँ पर डिफाइन कर दिया गया। एंड फाइनली अब इसके बाद थोड़ा बहुत और चीज़ें हम समझ लेते हैं। अब कुछ इनका डिफरेंसेस हम देख लेते हैं कि आर्टरी और वेंस में एक्चुअल में डिफरेंस क्या है। आर्टरीज जो वेसल होंगी, आर्टरीज इज थिक कंपेरेटिवली वेंस। आर्टरी का वेसल, ये वेसल आप देख रहे हैं ये मोटा है, आर्टरीज का जो वेसल होगा ये मोटा होगा, और यहीं जो वेंस हैं वह कैसे होंगे, वह पतले होंगे। एक मिनट थोड़ा सा वेट कीजिए आप, यहाँ पर जूम आउट कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर ये आप देखेंगे कि जो हमारे पास आर्टरीज और वेंस हम जो देख रहे हैं, यहाँ पर आर्टरीज क्या हो गई, आर्टरीज थिक होती हैं और वेंस कैसे होते हैं, थीन होते हैं। इसका एक्चुअल में कॉज क्या है, फोर्स कौन ले रहा है, सबसे पहले फोर्स कौन ले रहा है, हार्ट से जो ब्लड दूर तुरंत जाता है, हार्ट पंप कर रहा है, ब्लड बाहर की तरफ निकल रहा है, उस टाइम कौन प्रेजेंट है, उस टाइम आर्टरीज प्रेजेंट है। इस वजह से उनका थिक होना जरूरी है। अगर पतला वेसल होगा देन ब्रस्ट होने के चांसेस रहेंगे। इस वजह से जो थिक स्ट्रक्चर होगा वह किसका होगा, आर्टरीज का होगा। वहीं वेंस कैसे होते हैं, वेंस पतले होते हैं। यह क्या करता है, फोर्सफुली हार्ट से ब्लड को लेने का काम करता है, और वहीं यह कैपिलरीज से आगे की तरफ ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। तो ये इसके मेन डिफरेंसेस है, किसमें, आर्टरीज और वेंस में। अब नेक्स्ट हार्ट की बात करते हैं। हार्ट एक्चुअल में है क्या, इट इज़ अ पंपिंग ऑर्गन। हमारे बॉडी में जो ब्लड को पंप करने का काम है वह किसका है, हार्ट का काम है। अब हार्ट यहाँ पर ये डायग्रामेटिक व्यू है, इस डायग्राम को आप क्लियर तरीके से समझ लेंगे देन आपका प्रॉब्लम खत्म, ब्लड सर्कुलेशन क्लियर हो गया। दिस इज द थर्ड कंपोनेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ आवर बॉडी। हमारे बॉडी का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है, ये हार्ट है। तो अब इस हार्ट का स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं तो हार्ट के स्ट्रक्चर में 4 चेंबर होते हैं, मीन्स ह्यूमन हार्ट हैज़ 4 चेंबर। ह्यूमन हार्ट हैज़ 4 चेंबर, मीन्स 4 चेंबर्ड हार्ट किस में प्रेजेंट होगा, 4 चेंबर, 4 अलग अलग खंदे हैं। मतलब हमारे हार्ट में 4 अलग अलग स्पेस हैं अंदर की तरफ। जैसे एक बड़ा सा डिब्बा है, जैसे आप टिफ़िन देखते हैं, अपना खुद का टिफ़िन देखेंगे तो टिफ़िन ऊपर से तो एक दिख रहा है, बट टिफ़िन खोलेंगे तो टिफ़िन में सब्जी वाला अलग है और रोटी या जो पराठा रखने की जगह है, स्पेस है, वो अलग है। बीच में हो गया ना डिवाइडर। उसी तरीके से यहाँ डिवाइड करके कितना पार्ट बना दिया गया, 4 पार्ट बना दिया गया। हार्ट में कितना पार्ट बना दिया गया, 4। इसी को 4 चेम्बर्ड कह रहे हैं। कितने चेम्बर कह रहे हैं, 4 चेम्बर्ड। अब ये चारों चेम्बर हैं क्या, इनका नाम हम बताएंगे। ये चारों चेम्बर्ड का नाम क्या होगा, चारों चेंबर का, और फंक्शन भी उनका देखेंगे कि एक्चुअल में ये फंक्शन किस तरीके से कर रहे हैं। उसके बाद ब्लड का सर्कुलेशन है, फाइनली ये हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अपर 2 चेंबर है, ये एक रेड साइड है और ब्लू साइड है। हमारे जितने भी डायग्राम्स होंगे उनमें ब्लू और रेड से इंडिकेटेड है, तो माइंड में ये भी चीज़ें ध्यान रखेंगे। जहाँ पर भी रेड है वो ऑक्सीजन के लिए है, और जहाँ ब्लू है वो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए है। ये चीज़ें क्लियर रखेंगे। अगर यहाँ पर ये दिखा दिया गया, मतलब लेफ्ट साइड जो दिखा दिया गया ये लेफ्ट है, ये आपका रेड साइड क्या हो गया, लेफ्ट हो गया, और ये क्या हो गया, राइट साइड। ये हमारा जो ब्लू वाला साइड है वो राइट साइड है। तो फाइनली ये जो हमारे पास जो रेड साइड है ये ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी की हुआ है, वहीं जो ब्लू साइड से इंडिकेटेड है, ब्लू कलर से इंडिकेटेड है, इट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, इट इज कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। देन फाइनली यहाँ पर अपर 2 चेंबर आप देख रहे हैं, तो अपर जो चेंबर्स हैं उनको हम क्या कहते हैं, दीज अपर चेंबर इज कॉल्ड एज एट्रियम या ऑरिकल। एट्रियम या ऑरिकल कह सकते हैं। अपर 2 चेंबर्स इज कॉल्ड एज एट्रियम और ऑरिकल। ठीक है, इनके नाम भी मैं लिखते जा रहा हूँ। थोड़ा सा यहाँ थोड़ा सा कंसंट्रेशन आप बना कर रखेंगे कि इसलिए कि इम्पॉर्टेंट पार्ट भी है और थोड़ा सा कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है। अगर ध्यान आप नहीं देते हैं तो फिर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है। बस अगर चीज़ें समझ रहे हैं 1 बाई 1 करके एक एक पार्ट को अगर देख रहे हैं क्लियर तरीके से, तो वो माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में कौन सा पार्ट क्या काम करता है। तो हम ये यहाँ पर क्या देख रहे हैं, एट्रियम या ऑरिकल, एट्रियम या ऑरिकल। ये एट्रियम या ऑरिकल ये क्या है, दीज आर द अपर चेंबर और दूसरा लोअर चेंबर। तो लोअर चेंबर और अपर कितने चेंबर हैं, 2 मीन्स अपर 2 चेंबर्स एंड लोअर 2 चेंबर्स, अपर 2 चेंबर्स एंड लोअर 2 चेंबर्स। तो अपर जो 2 चेंबर्स हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम एट्रियम या ऑरिकल कह सकते हैं। और जो लोअर 2 चेंबर्स हैं दीज आर कॉल्ड एज
दीज आर लोअर जो 2 चेम्बर्स होंगे उनको हम क्या कहेंगे, वेंट्रिकल कहेंगे, उनको हम क्या कहेंगे, वेंट्रिकल, उनको हम क्या कह देंगे, वेंट्रिकल। तो अपर 2 चेम्बर्स और लोअर 2 चेम्बर्स, इन दोनों का हमने काम देख लिया कि वो क्या है, ऑरिकल और वेंट्रिकल्स हो गए, ठीक है। तो अब इनका काम क्या होगा, जो ऑरिकल्स प्रेजेंट है ये ऑरिकल्स ब्लड को कहाँ लेकर जाएंगे, ये ऑरिकल्स वेंट्रिकल्स में ब्लड को लेकर जाने का काम, मतलब ये अब इनका नाम पहले बता देते हैं, उसके बाद इनका फाइनली जो वर्क है वह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर इनका फंक्शन मतलब इनका पार्ट बताते हैं, कौन कौन से इनके पार्ट प्रेजेंट है। तो फाइनली ये ऊपर के जो दोनों चेम्बर है, यानी लेफ्ट ऑरिकल, मतलब लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, एंड फाइनली यहाँ जो दूसरा वाला साइड है, राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल, ये आपके 4 चेम्बर्स हो गए। 4 चेम्बर्स में आपने नाम क्या बताया, जो ऊपर के जो दोनों चेम्बर्स हैं लेफ्ट ऑरिकल एंड राइट ऑरिकल, जो नीचे के 2 चेम्बर्स हैं लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल। तो इस तरीके से ये 4 चेम्बर, अब 4 चेम्बर कहाँ दिख रहा है, ये हमारे पास चेम्बर्स हैं, ठीक है। तो इन चेम्बर्स को मैं इंडिकेट कर दे रहा हूँ कि कौन से चेम्बर्स आपको बताया जा रहा है। ये देखिए, ये फर्स्ट है, दिस इज़ द फर्स्ट चेम्बर, ये इतने तक हमारा फर्स्ट चेम्बर हो गया, ये हमारा दूसरा चेम्बर हो गया। तो ये लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट साइड है, ये कौन सा साइड है, लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। और ये क्या हो गया, ये थर्ड चेम्बर हो गया, और ये फोर्थ चेम्बर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये 4 अलग अलग चेम्बर्स हैं। इसके अलावा वेंस बताए गए हैं, पल्मोनरी वेंस, पल्मोनरी आर्टरी, एरोटा, इसके अलावा वेना कावा, राइट एट्रियम हमने देख लिया। पार्टीशन आप देख रहे हैं कि जो ये हाफ में कन्वर्ट करता है, यानी राइट पोर्शन इज कम्प्लीटली डिस्टिंग्विश्ड बाय द लेफ्ट वन, यानी राइट और लेफ्ट एक दूसरे से अलग अलग है। राइट और लेफ्ट बीच में से एक वॉल प्रेजेंट होगा, दिस वॉल इज कॉल्ड एज अ सेप्टम, यानी ये जो वॉल है उस वॉल को हम क्या कहते हैं, सेप्टा कहते हैं या सेप्टम कह सकते हैं, ठीक है। सेप्टा इज द वॉल विच डिवाइड्स द राइट पार्ट ऑफ द हार्ट विद द लेफ्ट, यानी राइट और लेफ्ट ये दोनों पार्ट एक दूसरे से अलग अलग हैं। तो वह किस तरीके से अलग हो रहे हैं, किस चीज़ से अलग हो रहे हैं, बीच में एक वॉल है, उसी से ये दोनों अलग अलग होते हैं। तो इस वॉल को हम क्या कहते हैं, इस वॉल को हम सेप्टा कहते हैं। तो सेप्टा डिवाइड करता है, इसी को सेप्टम या सेप्टा कह सकते हैं, ये डिवाइड करता है हार्ट को 2 अलग अलग पार्ट्स में। अब हार्ट का जो पूरा फंक्शन होगा वह नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हमने केवल इनके अलग अलग पार्ट्स को, इनके अलग अलग रीजन्स को समझा कि कौन कौन से रीजन प्रेजेंट है, और सभी का 1 बाय 1 करके इनका फंक्शन नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे। ओके, थैंक यू।